नमस्कार, हमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत करेंगे बलौदाबाजार से मिल रही बड़ी खबर के साथ। घर में गैस सिलेंडर फट गया। भाटापारा के शक्ति वार्ड की घटना है। सिलेंडर फटने से एक बच्चा भी घायल हुआ है। अस्पताल में से भर्ती करवाया गया है। भाटापारा पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। बड़ी खबर बलौदाबाजार से आपको बता दें, घर में रखा गैस सिलेंडर फट गया। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। और घर की हालत क्या है, इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए। एक बच्चा बुरी तरह जख्मी हुआ है, इससे भर्ती करवाया गया है। योगेश हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। योगेश, पूरी जानकारी विस्तार से। जी देखिए ललित, आपको बता दूं कि गैस सिलेंडर फटने का एक मामला सामने आया है, जो कि भाटापारा का है। सुबह सुबह की एक घटना है और गैस सिलेंडर कैसे फटी, किस तरह से उसमें आग लगी, ये तो अभी मामला अभी अंदेशा है। पुलिस इस पे जांच कर रही है। लेकिन जिस समय ये घर में फटा है, भाटापारा के शक्ति वार्ड का है, जहां 10 वर्षीय जो बालक है उसकी चपेट में आया है। सिलेंडर फटने का कारण अज्ञात है। हालांकि जिस समय सिलेंडर फटा उस समय बच्चे थे, उसकी दादी भी वहां पर मौजूद थी और माँ भी वहां पर मौजूद थे। हालांकि हताहत घटना तो नहीं हुई, लेकिन सिलेंडर फटने की आवाज इतनी तेज आवाज थी कि जब सिलेंडर फटी तो ऊपर जो छावनी रहती है उसको फाड़ कर जो उसका सिलेंडर का टुकड़ा है वो कई भागों में बढ़ गया। हालांकि बड़ी दुर्घटना हो सकती थी, लेकिन 10 वर्षीय बालक बुरी तरह से झुलस गया है। अभी पुलिस इस मामले पर पूरी जांच कर रही है ललित। और घर की हालत को देखकर लगता है योगेश के ये भीषण और भयंकर हादसा हो सकता था। जी बिल्कुल ललित, आप सही कह रहे हैं। घर की हालत वीडियो में साफ तौर पर दिखाई दे रही है कि किस तरह से बड़ा हादसा हुआ है, क्योंकि सिलेंडर फटी है और सिलेंडर फटने से जो घर का ऊपर छावनी है वो अस्त व्यस्त पूरी तरह से हो चुका है। एक बड़ा कम से कम 1 मीटर के जो छावनी है वो पूरी तरह से धराशायी हो चुका है और आसपास के जो लोग हैं इसके फटने की आवाज से वहां पर दौड़े भागे। हालांकि एक बहुत बड़ी दुर्घटना इसमें हुई है ललित। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद योगेश इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी योगेश विस्तार से जानकारी दे रहे थे। और भाटापारा के शक्ति वार्ड का ये पूरा मामला है। तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। और वैसे भी जिस तरह से एक हवा को दबाकर लिक्विड में तब्दील किया जाए, दबाव आप समझ सकते हैं किस कदर होगा। और अब रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें। बड़ा घोटाला रायपुर में, बड़ा रेल घोटाला सामने आया है। वैगन रिपेयर शॉप, शॉर्ट में इसे आप WRS के नाम से जानते हैं। WRS में 1,80,00,000 की हेराफेरी सामने आई है। कार्यालय के अधीक्षक रोहित पालीवाल पर गबन के आरोप है। इंटरनेट बैंकिंग के जरिए सरकारी राशि के गबन का आरोप है। चीफ वर्कशॉप मैनेजर ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। आरोपी रोहित पालीवाल समेत 5 कर्मचारी हिरासत में लिए गए हैं। इन सभी से पूछताछ की जा रही है। सट्टे की लत में कई अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया गया। सट्टे की लत एक बड़ी वजह सामने आ रही है। और अब बड़ी खबर रायपुर से। होली के बाद राज्य का बजट पेश हो सकता है। और बजट सत्र की अगर बात कर ली जाए, ये तकरीबन 2 हफ्ते का हो सकता है। एक और बड़ा ऐलान यह भी किया गया कि जो बजट में कर्मचारी रहेंगे, बजट बनाने में जो कर्मचारी लगेंगे, उन्हें अतिरिक्त वेतन मिलेगा। 1 महीने की तनख्वाह के बराबर वेतन मिलेगा। ये बड़ा अपडेट आपको बता दें। तो होली के बाद बजट पेश हो सकता है। राज्य का बजट 2 हफ्ते का बजट सत्र हो सकता है। जो भी बजट बनाने में कर्मचारी जुटेंगे, लगेंगे, अतिरिक्त कर्मचारी लगेंगे, जाहिर तौर पर उन्हें 1 महीने का वेतन अतिरिक्त दिया जाएगा।
और सहयोगी ममता इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सीधे ममता के पास आपको लिए चलेंगे। ममता, बजट सत्र तकरीबन एक हफ्ते का, हालांकि सत्रावसान जल्द होने की परंपरा तो लगातार जारी है, फिर भी बजट आ सकता है होली के बाद। क्या कुछ जानकारी, क्या अपडेट? ये जो साल है वो चुनावी साल है और जाहिर तौर पर एक तरह से कहें कि बमुश्किल 8 महीने बाकी हैं, तो ये इस बजट सत्र पर भी सबकी नज़र रहेगी और बहुत सारी उम्मीदें भी जो है वो आम जनता लगाए हुए रहती है जब भी कोई बजट आता है। तो इस बार बजट जो सत्र है वो ये कहा जा रहा है कि होली के बाद जो है वो प्रस्तुत हो सकता है और इसको लेकर ये भी कहा जा रहा है कि लगभग 2 सप्ताह का संभव है। हालांकि लगातार हम देख रहे हैं कि बजट सत्र भी जो है वो जल्दी खत्म हो जाता है और सरकार ने बजट बनाने वाले जो अधिकारी और कर्मचारियों को अतिरिक्त वेतन देने का फैसला किया है और 1 महीने की तनख्वाह के बराबर जो है वो अतिरिक्त राशि दी जाएगी। इसमें न्यू पेंशन स्कीम या जीपीएफ की कटौती नहीं होगी। बोनस वेतन के रूप में 31 मार्च को जो है ये जो तनख्वाह है वो दी जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ज़्यादा तौर पर मार्च के समय जो है वो होली के बाद ही ये बजट सत्र प्रस्तुत किया जाएगा और इस पर खासतौर पर नज़र रहेगी कि चाहे वो किसानों को, चाहे युवाओं को, चाहे जो मजदूर वर्ग है, चाहे जो शहरी लोग हैं या ग्रामीण लोग हैं, इसमें किस तरीके से जो है क्या चीज़ें नई जो है वो दी जा सकती हैं। और लगातार उम्मीदें जो है खासतौर पर अगर हम बात करें तो संविदा कर्मचारी है, अनियमित कर्मचारी हैं और भी कई अलग अलग जो सरकारी कर्मचारी हैं वो उम्मीदें लगाए बैठे हैं। तो क्या उनको जो है उनकी उम्मीदें पूरी होंगी? बहुत सारी चीज़ें हैं और चुनावी जो साल होने के चलते जो है ज़ाहिर तौर पे सरकार के सामने भी एक बड़ी चुनौती रहेगी। जी वाकई ये बड़ी चुनौती है, चुनावी बजट कैसे तालमेल बिठाया जाए, आंदोलन अलग चल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ममता आपका इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन ममता हमारे साथ बनी रहेंगी, कुछ और अहम खबरों को लेकर भी आगे हम ममता के पास चलेंगे। एक और बड़ी खबर रायपुर से आपको बता दें, सियासी खबर है। बीजेपी पिछड़ा वर्ग मोर्चा प्रदेश कार्य समिति, इनकी आज बैठक होनी है बीजेपी प्रदेश कार्यालय में और अब से कुछ देर बाद तकरीबन 11 बजे ये बैठक शुरू होगी। प्रभारी ओम माथुर वो हिस्सा लेंगे, अरुण साव और अमन सिंह वो भी शामिल होंगे। बीजेपी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं वेलजी भाई मसानी, वो भी शामिल होंगे। बीजेपी पिछड़ा वर्ग प्रदेश कार्य समिति के तमाम सदस्य इसमें हिस्सा लेंगे। विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन होगा। और अब रायपुर से बड़ी खबर है, बीजेपी युवा मोर्चा कार्य समिति की बैठक आज दोपहर 12 बजे शुरू होगी। तो बैठकों के सिलसिले लगातार चलेंगे आज, ये लगता है। ओम माथुर बैठक ले रहे हैं। 11 बजे बीजेपी पिछड़ा वर्ग मोर्चा की बैठक और बीजेपी युवा मोर्चा कार्य समिति की बैठक दोपहर 12 बजे। प्रदेश के प्रभारी ओम माथुर और आला नेता इसमें शामिल होंगे। युवा मोर्चा के आगे के कार्यक्रम क्या रहने वाले हैं, इससे लेकर चर्चा होगी। सहयोगी ममता लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। ममता, ओम माथुर लगातार बैठकों के दौर जारी और पिछड़ा वर्ग की भी बैठक, बीजेपी पिछड़ा वर्ग प्रदेश कार्य समिति की। युवा मोर्चा को भी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। एक और खास बात ममता कि युवा मोर्चा की भूमिका बढ़ेगी, बढ़ाई जाएगी, यह भी तय है ममता। बिल्कुल, देखिए विधानसभा जो चुनाव है वो काफ़ी करीब है। एक तरह से अगर हम बात करें तो 8 महीने का या 9 महीने का समय बहुत ज़्यादा नहीं होता है और सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो वोटर्स की अगर संख्या देखें तो युवा वोटर्स जो है वो काफ़ी बड़ी तादाद में हैं और यही वजह है कि युवा वोटर्स को साधना भी जो है वो दोनों ही पार्टियाँ चाहती हैं और इसके लिए जो भी चीज़ें होती हैं पहले से रणनीति बननी शुरू हो जाती है। एक बात तो ये है कि एक तो कैसे प्रदेश भर के युवाओं को साधा जाए, दूसरी बात ये है कि सबसे ज़्यादा अगर हम करेंगे तो किसी भी तरह का प्रोटेस्ट होता है तो तमाम पार्टियां ये उम्मीद करती हैं या भरोसा जताती हैं कि जो एनर्जी जो युवा जो है वो दिखाते हैं सड़क पर, जाहिर तौर पर और दूसरी तरह से नहीं संभव हो पाता है। तो लगातार युवाओं को कैसे सड़क पर उतारा जाए, मुद्दों को लेकर, किन किन मुद्दों को लेकर जो है वो युवा सड़क पर उतर सकते हैं, घर घर जा सकते हैं, लोगों तक बात पहुंचा सकते हैं, कॉलेजों तक के अपनी बात पहुंचा सकते हैं। तो ये इस पर एक मंथन किया जाएगा कि किस स्ट्रेटेजी पे चला जाए और क्या ऐसे मुद्दे हैं जो कैची
हो सकते हैं जो सीधे आम युवाओं को जो है वो टच करें या आम लोगों तक वो बात पहुंचे। बेरोजगारी का मुद्दा जो है एक बड़ा मुद्दा है। राज्य सरकार के अपने आंकड़े हैं, अपने दावे हैं, बीजेपी के अपने आरोप हैं, और अगर हम बात करें तो जमीनी हकीकत भी जो दावे होते हैं उससे इतर होती है। ये जो है इससे इनकार नहीं किया जा सकता, और कुछ पॉलिटिकल पार्टियां भी ये मान करके चलती हैं। दूसरी बात अगर हम बात करें तो पिछड़ा वर्ग की जो बैठक है, ज़ाहिर तौर पर ये जो बैठक है ये इस पर भी बताया जा रहा है कि चुनाव की तैयारी को लेकर है। लगातार बीजेपी बैठकें कर रही है, लेकिन ये बैठक और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि आरक्षण संशोधन विधेयक जो है वो राजभवन में अटका पड़ा हुआ है। उस पर न दस्तखत हुए हैं, न राज्यपाल ने वापस लौटाए हैं। तीसरा ऑप्शन ये भी होता है कि राज्यपाल अनंत समय तक रख सकती हैं अपने पास में, लेकिन अभी राज्यपाल ने कुछ स्पष्ट नहीं किया है कि क्या वो मंशा रखती हैं अनंत समय तक रखने की या वापस लौटाने की। जाहिर तौर पर ऐसे में बीजेपी के पास में एक बड़ा मुद्दा है और कई भर्तियां अटकी हुई हैं, और पिछड़े वर्ग की भी अगर हम आबादी की बात करें तो एक बड़ी आबादी है, और जाहिर तौर पर ओबीसी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है वो ओबीसी आते हैं, और इधर से भी बीजेपी जो है वो ओबीसी ऐसा कहा जा रहा है कि ये तलाश करने की कोशिश करेगी आने वाले समय में। हालांकि ये तो देखने वाली बात होगी कि क्या किस तरह से प्रोजेक्ट करते हैं। हालांकि अभी सीएम फेस को लेकर अगर हम बात करें तो किसके चेहरे पर लड़ेंगे, हालांकि वो लगातार कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को लड़ेंगे, लेकिन आरक्षण एक बड़ा मसला होने वाला है, और इसी को लेकर एक स्ट्रेटेजी की बात कही जा रही है कि पिछड़ा वर्ग के तमाम लोगों के साथ ये मंथन किया जाएगा कि कैसे जो है लोगों तक ये बात पहुंचाई जाए कि ये जो संशोधन विधेयक के चलते किस तरह से पिछड़ा वर्ग का भी आरक्षण जो है वो अटका हुआ है, और इसको किस तरह से एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनाया जा सकता है। और जाहिर तौर पर जो चुनाव लड़े जाते हैं, आप जानते हैं कि इसमें एक बड़ा मसला जो है वो आरक्षण भी होता है, और नतीजे जो सामने आते हैं जाहिर तौर पर ये इसमें एक बड़ा जो है वो निर्णायक जो भूमिका है वो आरक्षण का मसला भी होता है जो पार्टी जीतती है। बिल्कुल 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 ममता, बहुत बहुत शुक्रिया, बने रहे हमारे साथ। और रायपुर से एक और बड़ा अपडेट, सियासी अपडेट आपको बता दें। दिल्ली गए हैं बीजेपी के सांसद सुनील सोनी और सरोज पांडे, लेकिन सांसदों के साथ बीजेपी के पार्षद भी दिल्ली गए हैं। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी से मुलाकात का कार्यक्रम है। स्मार्ट सिटी, रायपुर स्मार्ट सिटी के काम में गड़बड़ी की शिकायत करेंगे। न सिर्फ शिकायत करेंगे बल्कि केंद्र से कहेंगे कि जांच भी आप करें। सहयोगी ममता लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं, और ममता के पास एक बार फिर आपको लिए चलेंगे। ममता, देर लगी जाने में लेकिन शुक्र है फिर भी गए। तो अगर स्मार्ट सिटी के काम में गड़बड़ी महसूस हो रही थी तो वो चुनावी साल का इंतजार करना नहीं चाहिए था। दूसरा, केंद्र से उम्मीद, हरदीप पुरी से उम्मीद कि कोई जांच भी वो करवा सकते हैं। ममता, देखिए, बीजेपी के जो दो सांसद दिल्ली गए हैं, लगातार हम देख रहे हैं कि और भी कई मुद्दे हैं जिसको लेकर के दिल्ली वो जा सकते हैं। जब हालांकि देर हुई है, ट्रेनों का मसला अगर हम बात देख लें तो लगातार ट्रेनें जो है वो लेट हो रही हैं। खैर ये एक मसला है, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो अभी एक स्मार्ट सिटी पे के जो काम है उसके घोटालों को लेकर आरोप लगा रही है बीजेपी, और उसी को लेकर हरदीप पुरी से जो है वो मिलने के लिए गए हुए हैं, और बीजेपी का आरोप है कि इसमें जो है वो घोटाला किया जा रहा है। तो लगातार कोशिश यही की जा रही है, पार्षदों को ले जाया गया है ताकि पार्षद जो है वो खासतौर पे ज़मीनी हकीकत जो है वो जिस तरीके से समझा सकते हैं। उनका कहना है बीजेपी का, चूँकि वो दिन रात इस बात से लेकर जो है उनका आमना सामना होता रहता है, वो शायद ज़्यादा बेहतर तरीके से समझा सकते हैं, और यही वजह है कि पार्षदों को ले जाया गया है। लेकिन इसी को लेकर कांग्रेस ने तंज कसा है। कांग्रेस के जो संचार विभाग प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला, उनका कहना है कि ये लोग अपनी राजनीति चमकाने के लिए गए हैं, और इस तरह का बयान दे हैं कि केंद्र में इनकी सरकार है, ये दिल्ली में घूमने के लिए गए होंगे। उनका कहना है कि और भी जैसे स्काई वॉक का मुद्दा है, डीकेएस घोटाला है, नान घोटाला है, ट्रेनों के लेट होने का मुद्दा है, ये तमाम मुद्दे हैं, जन सरोकार के जो मुद्दे हैं उसको लेकर भी उनको केंद्र में बात करनी चाहिए। और उनका कहना है कि स्मार्ट सिटी में कोई घोटाला नहीं हुआ है। तो जाहिर तौर पर स्मार्ट सिटी को लेकर भी अगर हम बात करें तो जो प्रोटेस्ट जो है वो बीजेपी लगातार करती रही है घोटाले का आरोप लेकर। देखना ये है कि अभी गए हैं चौपाटी का एक मसला जो है, कहा तो ये भी जा रहा है कि चौपाटी के मसले को भी वहाँ पर रखेंगे। हालांकि ये कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर ये दावा किया, कागज़ सामने लाया कि पूरा प्रोजेक्ट जो है वो राजेश मूणत के समय ही बना हुआ था, वो समय पीडब्ल्यूडी मंत्री थे। और ये जो तर्क दिया जा रहा है, कांग्रेस का कहना है कि अभी वहाँ पर गुंडागर्दी बढ़ जाएगी जो जीईसी और एनआईटी और आसपास में। तो उनका कहना था कि 2018 में ये स्थिति नहीं होती जब वहाँ पर चौपाटी बनती। उनका कहना है कि रोकना चाहते हैं किसी भी तरीके से काम को, ताकि वो आने वाले समय में ये सिक्योर कर सके
सके कि किसी कोई भी काम जो है वो कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया। तो ये दोनों के आरोप प्रत्यारोप है, दोनों एक तरह से कहें। देखना ये होगा कि हरदीप पुरी से मिलने के बाद में क्या नई चीज़ें ये दोनों सांसद जो है वो लेके आते हैं और किस तरह की शिकायतों पर क्या कोई चीज़ें सामने आती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन दिल्ली जाने से सियासत तो गर्मा गई है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया ममता इस तमाम जानकारी के लिए। और अब रायगढ़ से बड़ी खबर, धर्मजयगढ़ वन परिक्षेत्र में हाथी की मौत हो गई है। गेरसा बिट के झरिया के पास हाथी का शव मिला है। लोगों की सूचना पर वन विभाग का अमला मौके पर पहुंचा है। 2 माह के भीतर 3 हाथियों की मौत हो चुकी है। हरपाल हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हरपाल, पूरी जानकारी विस्तार से। चिंता की बात यह 2 महीने के भीतर 3 हाथियों की मौत। ललित, बिल्कुल ये वन विभाग के लिए कहीं न कहीं वन विभाग की नाकामी बता रही है कि दंतैल हाथी जो मानव द्वंद से बचने के लिए जो ग्रामीणों के क्षेत्र की तरफ आते हैं उनकी मौत हो जा रही है। ये जो हाथी की मौत हुई है ये 2 महीने के भीतर तीसरी मौत बताई जा रही है। और इसके अलावा बता दें जो हाथी की मौत है वो अभी तक सामने यही आ रहा है कि करंट की चपेट में आने से हाथी की मौत हुई है। फिलहाल अभी वन अमला मौके पर पहुंचा है और पोस्टमार्टम करने के बाद ही सही कारणों का पता लग पाएगा। लेकिन एक चिंता की बात यह है कि वन अमला आखिर कहाँ रहता है। वन अमला जब मौत हो जाती है उसके बाद स्थानीय लोगों की सूचना देने के बाद यहाँ पर पहुंचता है और करंट जंगलों में करंट बिछा दिए गए हैं जिसकी जानकारी भी वन विभाग को नहीं होती और इसी में फंसकर मासूम जानवरों की मौत हो रही है। ये ताजा मामला है रायगढ़ के धर्मजयगढ़ वन परिक्षेत्र का, जहाँ गेरसा के पास जो है ये हाथी ग्रामीण क्षेत्र में आ गया था, जहाँ किसी किसान ने खेत में जो है बिजली का तार बिछा दिया था जिसकी वजह से इसे करंट की चपेट में आने से इसकी मौत हुई है। जी ललित, चलिए धन्यवाद हरपाल इस तमाम जानकारी के लिए। इधर जशपुर से भी हाथी से जुड़ी खबर है। दल से बिछड़ा एक हाथी दरअसल कुएं में गिर गया। कड़ी मशक्कत करनी पड़ी, तब कहीं जाकर वन विभाग की टीम ने स्थानीय लोगों की मदद से कुएं में गिरे हाथी को बाहर निकाला। अब कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द इस हाथी को इसके दल से मिलवा दिया जाए। और पत्थलगांव वन परिक्षेत्र लगता है कछार का ये मामला है। ये पहले की तस्वीरें जब हाथी कुएं में गिर गया और दूसरी तरफ आप तस्वीर देख रहे हैं जेसीबी की भी मदद लेनी पड़ी, वन विभाग की मदद लेनी पड़ी और फिर इस हाथी को बाहर निकाला जा सका। फिलहाल हाथी को बाहर निकाल लिया गया है, लेकिन अब कैसे उसे उसके दल से मिलवाया जाए ये एक बड़ी चुनौती। जशपुर से ही एक और बड़ी खबर, डंपर की चपेट में आने से बाइक सवार की मौत हो गई है। चर्च के फादर है ये, दोकड़ा चौकी के बगिया की घटना है और बाइक सवार फादर की मौत हो गई है। बाइक से अपने घर की तरफ फादर जा रहे थे और उसी दौरान दोकड़ा चौकी के बगिया में ये घटना हुई। बाइक इनकी डंपर की चपेट में आई, मौके पर इनकी मौत हो गई। बड़ी खबर अंबिकापुर से, पुलिस ने 147 वारंटियों को गिरफ्तार किया है। सभी वारंटियों को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेजा गया। कई साल से ये वारंटी गायब थे और आखिरकार इनकी गिरफ्तारी हुई। एक अभियान चलाया गया क्योंकि अलग अलग थाना इलाकों से इनकी गिरफ्तारी हुई है। 147 वारंटी गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करने के बाद इन्हें जेल भेजा गया है। खबर पेंड्रा से, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक का शव मिला है। बालधार रोड पर यह शव मिला है। युवक के परिजनों का यह कहना है कि हत्या इसकी की गई है। गौरेला पुलिस इस मामले की पड़ताल कर रही है। संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिला युवक का, परिजनों का आरोप हत्या युवक की गई है।
खबर बिलासपुर से, जहां अंबिकापुर पोस्ट ऑफिस में पैसा जमा करने के मामले में हेराफेरी का मामला सामने आया है। 22 साल बाद छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में इसकी सुनवाई हुई है। साल 2000 में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट इसकी फाइल ट्रांसफर हुई थी। पहली बार मुख्य अभियुक्त कोर्ट में पेश हुआ। अब अगली सुनवाई 9 फरवरी को होगी। 22 साल बाद छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में सुनवाई और उसके बाद भी अगली सुनवाई 9 फरवरी को। और अब ब्रेकिंग टॉप 20।